नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरी टीम के साथ और हम लोग हैं प्लानिंग में बिहार पीसीएस के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के बहुत बार हमें मोटिवेशन देने के पश्चात फाइनली हम लोग तैयार होकर अपनी पूरी टीम को सुसज्जित तरीके से आपके सामने लेकर हाजिर हो चुके हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न था कि सर क्या क्या हमको मिलने वाला है, कौन कौन टीचर क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, किस किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट होगा। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले केवल एक लाइन में अपनी पाठशाला की जो सबसे बेहतर तारीफ़ है उसे दोहरा देता हूं कि ये वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर सिलेबस आपके सामने डिस्कस किया गया है तो वो पूरा भी किया गया है। नंबर एक, हमें अभी पूरा हुए 1 साल हुआ है, लेकिन इससे पहले हम आरपीएससी का कंप्लीट सिलेबस प्री प्लस मेंस आरएएस का एक बार नहीं 1.5 बार कंप्लीट करा चुके हैं और बहुत ही कम समय के अंदर। इसी प्रकार से यूपी पीसीएस का इस समय ज़बरदस्त तरीके से जो हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया था वो चल रहा है। 1 साल से भी कम हुआ है हमें इन कोर्सेज़ को लॉन्च किए, लेकिन हमने आरओ एआरओ का 3 बार सिलेबस रिवाइज करा दिया है। मतलब अपनी पाठशाला अब आपके सामने वो एक ऑप्शन क्रिएट हो रहा है ऑनलाइन अफोर्डेबल एजुकेशन में, जिसमें कि आपको सिलेबस कंप्लीशन की गारंटी मिलती है। और कंप्लीट कराते समय हम आपसे आपका फीडबैक भी बीच बीच में इस तरह से लेते रहते हैं कि अगर आपको कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी परेशानी है तो आप हमें बताइए, हम अपने स्तर को और आपके लिए सुधारेंगे। अगर एक से अधिक टीचर की आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए वो भी साथ लेकर आएंगे, और ऐसा हुआ है। आरएएस के सिलेबस में मैंने 2-2 इंग्लिश के टीचर लगाए। आरएएस के जो मैंने कंप्लीट सिलेबस करवाया, इकोनॉमिक्स के 3 टीचर्स मैंने उपलब्ध करवाए थे, क्योंकि बच्चों का कई बार ऐसा होता है, कुछ को समझ में आ रहा है कि सर ये स्तर बहुत ऊंचा चला गया, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स क्लास पढ़ाने के लिए लगवाए थे। सेम इसी प्रकार का क्वालिटी एजुकेशन लेकर जो आप अभी मेरे साथ में टीम देख रहे हैं, ये आपके सामने हाजिर हो चुकी है। इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये वो टीम है जो मेरे विज़न से एकदम अलाइंड है, जिन्हें मैंने कहा है कैसे पढ़ाना है, जिन्हें मैंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया है कि कितना पढ़ाना है। पढ़ाने को कसौटी पर कसने के लिए ज़रूरी होता है कि आप पेपर्स को लगा कर देखें। यही कारण है कि जब जब हमने तैयारियां करवाई हैं, हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स का डिस्कशन अपनी तैयारी का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया है। यही कारण है कि जब आपको बीपीएससी की तैयारी भी कराई जाएगी तो आप इन यूथ के साथ पढ़कर अपने आप को एनर्जाइज्ड तो फील करेंगे ही, लेकिन ये अपने आप को कसौटी पर कसते हुए आप लोगों के सामने प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड टेस्ट भी करवाएंगे और टेस्टिंग के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे। यानी कि तैयारी को जांचने के लिए, आपको कसौटी पर खरने के लिए, कसौटी पर जांचने के लिए भी पूरी तरह से हम लोग उपलब्ध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में, ये बताते हुए कि हमारे टीचर्स क्या क्या आपके लिए लेकर आए हैं, कौन टीचर क्या पढ़ाएगा, कौन से सब्जेक्ट्स में एक से अधिक टीचर्स उपलब्ध हैं, क्या इस फ्रेम में जो दिख रहे हैं केवल यही टीचर हैं या इतने टीचर हैं या और भी टीचर्स होने वाले हैं, तमाम बातें आज के सेशन में। तो सबसे पहले, चूंकि ये सेशन बिहार पीसीएस के लिए है, प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए है, और प्रीलिम्स प्लस मेंस का कंप्लीट बैच हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। हालांकि एडमिशन्स बहुत ही ज़बरदस्त रेस्पॉन्स के साथ हमने बंद कर दिए हैं, लेकिन फिर भी नेक्स्ट मंथ, क्योंकि हम लोग कुछ ही टाइम के लिए एडमिशन्स खोलते हैं और ये भी हमें बहुत प्राउडली कहते हुए अच्छा लगता है कि हमारे एडमिशन्स हर दिन गाजर मूली की तरह नहीं खोले रहते। आपको कभी हमारी तरफ से कॉल नहीं जाता है कि आप एडमिशन ले लो। केवल कॉल अगर गया है तो उनके पास जिन्होंने एडमिशन का प्रयास किया था, पेमेंट अटक गया, हमारी टीम उन्हें समझाने के लिए कॉल करती है कि आप इस फेज़ पर अटक गए थे, कोई असुविधा है, तो वी आर हेयर टू सपोर्ट नॉट टू सेल, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट क्वालिटी पर इतना ट्रस्ट है। यही कारण है कि यहाँ पर एडमिशन्स भी एक नियत समय में खोले जाते हैं। लेकिन बहुत से आप में से जुनूनी होते हैं जो आकर के हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं सर, हमें तो एडमिशन चाहिए ही चाहिए, कॉल सेंटर में एकदम धुआंधार फ़ोन करते रहते हैं। तो उनके लिए हमने समाधान क्या निकाल रखा है कि हमने थोड़ा प्राइजेस बढ़ा करके ओपन किया हुआ है कि अर्जेंसी है अगर आपको तो जाइए और अपना एडमिशन बुक कर लीजिए। लेकिन हम एडमिशन्स सामान्यतया उस समय खोलते हैं जिस समय हमें लगता है कि हाँ भाई, अब ये प्लेटफॉर्म आ गया है, इस समय यह सिलेबस इस पड़ाव पर पहुंच गया है, अब इन्हें अगर एनरोल किया जाएगा तो यहाँ से सबको साथ लेके चलना आसान रहेगा, है ना। तो हमारे कोर्सेज़ की विशेषता में पूरा कंप्लीट फाउंडेशन बैच पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ,
पूरी क्लासेस जो आप लाइव देखेंगे वो आपको रिकॉर्डेड देखने की फैसिलिटी। तीसरा, मल्टीपल टाइम देखने की फैसिलिटी। चौथा, आप अपने एप्लीकेशन में जो भी पढ़ रहे हैं उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसे तेज चलाकर देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। आप लैपटॉप में देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। कंटेंट जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसे आप पीडीएफ के रूप में प्रिंट निकलवा सकते हैं। इतनी सारी फैसिलिटीज़। और सबसे आखिरी पॉइंट, आप अपने कमेंट्स क्लास में रखकर लाइव क्लासेस के अंदर अपने टीचर से डाउट्स पूछ सकते हैं। हालांकि आप भी समझते हैं कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है कि हज़ारों की संख्या में जो विद्यार्थी उपलब्ध हैं उन सबको आंसर किया जाए। इसलिए टीचर इतने रिफाइंड हैं कि ये आपके प्रश्नों को पहले ही अपने लेक्चर में समाहित करके चलते हैं। इन्हें पता है कि आपका सवाल क्या होगा, इन्हें पता है कि आप किस पॉइंट पर अटकने वाले हैं। ये ऑटोमेटिक उसी चीज़ पर व्याख्या लेके चलते हैं, क्योंकि ये अंकित अवस्थी की टीम है। यहाँ हर चीज़ होने से पहले डिस्कस की जाती है। आपके डाउट्स इन सब के साथ पहले ही शेयर किए जाते हैं। और अंत में, चूँकि आपके भाई बहन हैं, शिक्षक हैं, तो क्या हुआ, आप भी इन्हें पूरी तरह ट्रेन करते चलते हैं कि सर हमें थोड़ा और बता दीजिए, हमें इसमें और इन डेप्थ नॉलेज दे दीजिए। ठीक है, तो इसी क्रम में चूँकि बीपीएससी के पेपर में मेंस और प्री क्वालिफाइंग है और मेंस से मेरिट डिसाइड होती है, तो प्री के अंदर जो सिलेबस आप देखते हैं वो सिलेबस मैं लेकर अपने साथ हाजिर हूँ। मेंस में आप जो लेते हैं वो भी मेरे पास है। और तीसरा, ऑप्शनल को लेकर अगर किसी को नहीं जानकारी है तो मैं बता दूं कि यहाँ पर ऑप्शनल के अंदर, ऑप्शनल पूरी तरह ऑप्शनल ही है। आप ऑप्शनल लिए और उसके अंदर स्कोर आपकी मेरिट पर असर नहीं डालता। ये बिहार की मुझे सबसे अच्छी विशेषता में से एक लगा है। बिहार पीसीएस इन दिनों एक और कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। यहाँ बच्चों के लिए नियमित रूप से एग्ज़ाम हो रहा है। यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस इसके लिए सराहना के पात्र हैं। और हम राजस्थान सरकार से भी इसी तरह की डिमांड करते आए हैं कि श्रीमान कुछ हमारे विद्यार्थियों के लिए नियमित कर दीजिए। चलिए, तो बिहार की तारीफ के साथ साथ थोड़ा सा मैं सिलेबस बोलता हूँ और आपको टीचर से फिर इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के अंदर सामान्य विज्ञान और सामान्य भूगोल ये हेडिंग्स हैं। लेकिन सामान्य भूगोल जो हेडिंग है उसके अंदर सिलेबस में लिखा हुआ है पॉलिटी लिखा हुआ है, बिहार की अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन लिखा हुआ है। तो मैं एक एक करके आपको टीचर से सब्जेक्ट वाइज इंट्रोड्यूस कराता चलता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान और उसमें लिखा है आगे राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। तो शुरू करते हैं राष्ट्रीय और सामान्य विज्ञान से। तो विज्ञान मेरे ही नाम राशि अंकित सर के ऊपर आती है। बताइए सर, क्या प्लानिंग है आपकी? सर, अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका की हम बात करते हैं तो अगर प्रारंभिक परीक्षा को हम देखें सर, 69वीं बीपीएससी में यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे गए। इसके पहले क्या होता था सर, जनरल साइंस से हमारी प्रारंभिक परीक्षा में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था। लेकिन 69वीं बीपीएससी ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है वहाँ से भी अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाए। अभी हुआ क्या सर, 69वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 10 क्वेश्चन पूछा गया टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से, यानी कि सामान्य विज्ञान से, जहाँ पर हम बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से वहाँ पर केवल सामान्य तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ से केवल 20 क्वेश्चन पूछा गया। यानी अब बीपीएससी ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि इसका अप्रोच बिल्कुल यूपीएससी जैसा रहने वाला है। तो हम करंट टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को भी खूब अच्छे तरीके से डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। और अगर कितने क्वेश्चन आते हैं सर प्रीलिम्स में यहाँ पे? सर ये 30 क्वेश्चन पूछा गया, 25 से 30 क्वेश्चन सर लगभग हर बार पूछा है। यानी एक प्रश्न पत्र में यदि 150 सवाल हैं तो 30 क्वेश्चन एक बड़ा नंबर है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो चूंकि आप साइंस के अंदर काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं और टेक्नोलॉजी में आपका साथ देने के लिए हम रूपक सर को लेकर आए हैं, तो इन्हें भी माइक पहुंचाएं। तो रूपक सर, स्वागत है आपका अपनी पाठशाला की टीम में। तो आप बताएं कि क्या है आपकी टेक्नोलॉजी को लेकर के, पढ़ाई क्या है और कैसे आप इस चीज़ को, थोड़ा जो मुझे कैमरे के पीछे बता रहे थे कि मैंने इतने रिसर्च पेपर लिख दिए हैं, कि वो थोड़ा बच्चों को भी बताइए। ठीक है सर। मैं सर बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक किया है सर। उसके बाद सर मैंने रिसर्च पार्ट, सर मेरा माइक्रो बैक्टीरियम बोविस जो होता है, जो एनिमल में टीबी कॉज करता है सर, उसका कल्चर किया है सर। उसका प्रोटीन आइसोलेशन, उसका डीएनए आइसोलेशन, ब्लॉटिंग वगैरह मैंने काफ़ी टाइम तक रिसर्च वर्क किया है सर इस पर। ठीक है, तो यानी कि आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने के लिए तो उपयुक्त आदमी हैं। तो नैनो भी साथ में खींच ही लेंगे? हाँ सर बिल्कुल। तो डिफेंस का क्या करेंगे? सर डिफेंस भी खींच लेंगे सर। तो टेक्नोलॉजी जहाँ शब्द लग गया है तो ये बीटेक का इस्तेमाल करते हुए बीटेक में से टैग पकड़ करके टेक्नोलॉजी पढ़ा देंगे, कर लेंगे ना, हमें ना उतरना पड़े। पता चले गुरुजी बोले आप एमटेक किए हैं तो आप भी पकड़ ही लीजिए। चलिए ठीक है, तो आप टेक्नोलॉजी वाला पार्ट अच्छे से खींचिए। बाकी हमारे पास टीचर्स में हमें आशीर्वाद प्राप्त है बहुत अच्छे सीनियर्स गुरुजनों का भी। सीनियर वर्सेस जूनियर हम कभी ये कंपटीशन नहीं रखते,
लेकिन सीनियर्स के साथ साथ जो आप अभी यंग फैकल्टीज देख रहे हैं ना, इन्हें हम इसलिए साथ में अपनी टीम का हिस्सा बनाते जा रहे हैं क्योंकि आप सीखने के लिए पूरे टाइम सज्ज रहते हैं, और जो सीनियर फैकल्टीज़ हैं वो सीख चुके हैं, तो उनके अनुभव तो आपको मिलेंगे ही। उनकी क्लासेस की तो चिंता करनी ही नहीं है, अलग अलग तरह से अलग अलग स्तर पे आपको वो टीचर्स इंट्रोड्यूस होते रहेंगे। लेकिन फिर भी जो नए एग्ज़ाम के पैटर्न हैं, नए क्वेश्चंस हैं, उनके साथ अभ्यस्त होती हुई हमारी आपको टीम दिखती ही रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं आती हैं लिखी हुई। बहुत सारे विद्यार्थियों का एक सवाल है कि सर आप क्या पढ़ाएंगे। आपने साइंस वाले अंकित सर से तो पूछ लिया, तो हम तो मुफ्त में पढ़ाने वाले हैं जी। तो YouTube पर जितना IR का विश्लेषण आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे अब तक, क्योंकि निश्चित ही आप YouTube के माध्यम से मुझे जान पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में IR के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको अतिरिक्त कोई नॉलेज लेने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम से पहले मैं अपने साथी नवीन सर से निवेदन करूंगा कि वो उस समय 5-7 दिन का जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि SCO है ना, बार्क है, मतलब जो भी अपने मेजर जो ब्रिक्स है, G20 है, G7 है, इन सब के बारे में टाइटल वाइज रिवीजन करा के कि इसका ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। बाकी अपडेट तो आप करंट के थ्रू हमसे ले ही रहे हैं, दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घट रही हैं तो वो जानकारी देते रहेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है इसमें वो है भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास। तो इसके लिए अभिषेक सर हैं मेरे साथ में, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सर। तो अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो अगर आप एवरेज देखें तो 30 और कभी कभी ये 35 तक गए, है ना। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि वेटेज किस सेक्शन का वेटेज कितना है ना। तो उसमें अगर आप देखें तो 50% वेटेज आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आ जाता है उसमें से, और अगर हम लोग देखें 25% तो ऑलमोस्ट आपके बिहार स्पेसिफिक होके पूछा जाता है। तो हम लोग को सर सबसे पहले ये स्ट्रेटजी बनानी होगी कि इतिहास के किस पोर्शन से कहाँ से कितने प्रश्न बन रहे हैं। और सर अगर 30 से 35 बन रहा है, 30 से 35 प्रश्न अगर प्रीलिम से बन रहा है तो बहुत बड़ी संख्या होती है। और इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपनी पाठशाला की टीम करेगी क्या, आपको पता है कि जो 69th BPSC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सर जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, क्वेश्चन का जो लेवल है उसमें भी सर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, PYQs को एनालाइज करते हुए और ये समझते हुए कि आपके एग्जाम में हिस्ट्री के किस सेक्शन से कितना वेटेज है, इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपनी तैयारी को यहाँ पे अपनी पाठशाला के माध्यम से करेंगे। इसमें हम लोग सर एक बात बताइए इसमें। हाँ। इसमें एक बिहार का इतिहास का सेक्शन और है। देखिए भारत का इतिहास, बिल्कुल सर। पहले मैं आपकी तारीफ कर देता हूँ भाई, इनकी तारीफ सुन लो। ये पहले ही पसीने में, भी क्लास में से उतार के बुलाया है इनको, इनकी क्लास चल रही थी। इनका हमने क्या है कि UP PCS में क्लास लगाया था। हमारे UP PCS में ऑलरेडी टीचर क्लास पढ़ा रहे थे, तो बीच में इनकी भी क्लास हमने लगाई और बच्चों को बेहद पसंद आई। आप BHU से पढ़े हुए हैं और बहुत ही मेहनती आदमी हैं, तो ऐसी स्थिति में इनकी क्लास को पसंद किया गया। तो हमने इन्हें ये जिम्मेदारी देते हुए कि आप भारत का इतिहास BPSC के लिए भी पढ़ाइएगा। अब ऐसी स्थिति में चूँकि बिहार का इतिहास, और देखिए स्टेट PCS कोई सा भी हो, वो अपने स्टेट की जानकारी जरूर मांगेगा, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो। तो बिहार और UP, इनकी खासियत ये है कि ये दोनों ही स्टेट इंडिया के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। लेकिन राजस्थान के साथ में संयोग कहिए कि राजस्थान के अंदर जो राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर है, उसको इंडियन GK में इतना नहीं पढ़ाया गया है कभी भी, इसलिए उसको एडिशनली पढ़ने के लिए टीचर की ज़रूरत पड़ जाती है। वेयर एज बिहार और UP का GK ऐसा है कि हमारा जो टीचर इंडिया GK पढ़ाता है वो बहुत अच्छे से उस पोर्शन को कवर कर लेता है। इसीलिए मैंने अभिषेक सर को एक एडिशनल टास्क दिया है कि जब स्टेट PCS के लिए वो तैयारी करा रहे हों बिहार के लिए, तो बिहार की चाहे वीक में एक ही क्लास लगाइए, चाहे 2 क्लास, जैसा आपको उपयुक्त लगे, उन क्लासेस को आप प्रॉपर तरीके से लगाइएगा। ठीक है, तो बताइए क्या करने वाले हैं। सर जैसे मैं अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करें, जैसे मान लीजिए हम वैसे तो आपने बताया कि जैसे बिहार हो गया चाहे उत्तर प्रदेश हो गया, उसमें वहाँ की स्पेसिफिक हिस्ट्री से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता नहीं, उसको हम लोग एज ऑलरेडी इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब सर हम लोग जब 25% क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक पूछा जा रहा है, तो हम लोग की स्ट्रेटजी क्या होगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि पिछले BPSC में चंपारण से क्वेश्चन आया कि उसमें महात्मा गांधी की जान किसने बताई।
जान किसने बचाई थी, तो बत्तख में। अब जनरली लोग पढ़ते नहीं हैं, तो अब हम लोग करेंगे क्या कि कोई भी स्पेसिफिक इवेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उसको बिहार के संबंध में इसका क्या नाता है ना, उसको हम लोग हाँ मतलब बिहार से उसको रिलेट करते हुए हम लोग चलेंगे, ताकि साथ साथ में उसका कंप्लीट होता रहे। और बीच में एटलीस्ट एक क्लास ऐसी होगी जो मतलब पूरे तरीके से बिहार स्पेसिफिक होगी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ बिहार के अंदर ज्योग्राफी की बात अगर हम करते हैं तो बिहार की ज्योग्राफी के लिए हम लेकर चलते हैं दिव्या मैडम के पास और रुचिरा मैम के पास। तो दिव्या मैम, माइक है आपके पास, तो क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है? आपने सिलेबस देखा? जी सर, बिल्कुल। कहीं ना कहीं बिहार का जो सिलेबस है वो स्पेसिफिक, जनरल स्पेसिफिक रहता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंडिया की ज्योग्राफी की एज वेल एज वर्ल्ड की ज्योग्राफी की, तो दोनों ही कवर होगा। पर इसमें PYQs को अगर हम एनालाइज करते हैं तो भारत का भूगोल ज़्यादा रहता है, जिसके अंदर भी बिहार स्पेसिफिक जो पोर्शन है, स्पेशली जो आपकी नदियाँ हो गई, आपके बांध हो गए, या जो भी गंगा से मिलती हुई जितनी भी नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसी से संबंधित है बिहार के सेक्शन से, तो ये ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अदरवाइज मेंस के लिए तो जो आपका इंपॉर्टेंट सिलेबस रहता है, आपका फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, जो आपका UPSC जैसा ही सिलेबस है कहीं ना कहीं, तो ये सारी चीज़ें मेंस में कवर होती है। हाँ, इसके लिए सिलेबस में ऐसा है कि बिहार स्पेसिफिक के लिए अलग से इन्होंने दे रखा है कि बिहार ज्योग्राफिकल जो आपका पोर्शन रहता है उसमें आपको अलग से कुछ पढ़ाना पड़ेगा। तो जिस तरह से इतिहास के लिए क्लासेस लगेंगी बिहार स्पेसिफिक, उसी तरह से ज्योग्राफी की भी हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरीके से ले और उसको कवर करें। फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट पर मैं रुचिरा मैम का भी साथ चाहूँगा। माइक है ना आपके पास? ठीक है, तो आप क्या प्लानिंग करने वाली हैं? जैसे कि ओशनोग्राफी है और मॉर्फोलॉजी, चाहे अर्थ की क्लाइमेटोलॉजी हो, इंटीरियर ऑफ अर्थ हो, इसको लेकर के क्या स्ट्रेटजी है आपकी? क्या प्लानिंग सोचती हैं आप बिहार के लिए, क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक से होते हुए आगे बढ़ना है? सो इंडिया नॉर्मली कि हम जब इंडिया से रिलेट बात करते हैं तो सबसे पहले वही कि फिज़िकल जो फिजियोग्राफी डिवीज़न है वही स्टार्टिंग होता है। दैन उसके बाद क्लाइमेट में इंडिया का सबसे ज़्यादा जो मेन पार्ट है क्लाइमेट का, वो उसका मानसून है। वो बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को रिलेट नहीं हो पाता और वो समझ से थोड़ा बाहर रहता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो पोर्शन ऐसे हैं जिसमें से मेनली क्वेश्चंस बनते हैं, या जो पोर्शन ऐसा है जो बच्चों को थोड़ा कम रिलेट होता रहता है या समझ में जो आपको एक कॉन्सेप्ट। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, पता है, आपने मानसून पॉइंट उठाया, तो पढ़ाते समय अगर आपने इस तरह से रिलेट किया ना कि मानसून ले लिया अपन ने, अब देखिए मानसून है तो डिपेंडेंट इसी से ही एग्रीकल्चर भी हो गया, एग्रीकल्चर है तो उसी से ही डेमोग्राफी हो गई, है ना, जनसंख्या वाला पार्ट हो गया। तो ये रिलेटेबल है तीनों की तीनों चीज़ें। और बिहार की पॉवर्टी में भी जो प्रति व्यक्ति के साथ में जब अपन जोड़ते हैं ना कि लैंड साइज उसके पास कम है, तो कैसे पॉपुलेशन के लिए जिम्मेदार मानसून है, कैसे वहाँ की नदियाँ हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। मतलब अगर आप एक बहुत अच्छी समझ के साथ ताने बाने में गूंथ कर अगर सब्जेक्ट लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत बेनिफिशियल होगा। बहुत अच्छा है। इस सिलेबस में ना एक चीज़ स्पष्ट लिखी गई है, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, है ना, स्पेसिफिक लाइन है। तो आई वुड रिकमेंड, हाँ, आई वुड रिकमेंड कि आप ना जो बिहार से गुजरने वाली मेनलैंड इंडिया की रिवर्स हैं उनको तो कवर करिएगा, साथ में जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं ना, और ट्रिब्यूटरीज भी नहीं, कुछ लोकल नदियाँ होती हैं जो कभी ट्रिब्यूटरी तक पहुँच भी नहीं पाती, है ना। हाँ, अब जैसे अपन अपने राजस्थान का ये उदाहरण लेके चलें तो कोई पूछे साबी नदी के बारे में बताओ, रूपारेल नदी के बारे में बताओ, लूणी नदी के बारे में बताओ, गंडक नदी के बारे में बताओ, तो ये वो रिवर्स हैं जो संभवतः मेन फ्रेम इंडिया में कभी डिस्कस नहीं होती, लेकिन राजस्थान के लोगों को पता होती हैं। एग्जैक्टली इन नदियों के बारे में संभवतः बिहार की जो नदियां हैं ना, उनके लिए आप वीक में एक दिन जैसे भी ठीक लगे, नदियां बच्चों को टिप्स पे याद करानी है ना। आप लोग कभी कभी कंबाइंड सेशन लीजिएगा, आप इनसे प्रश्न पूछते हुए, मतलब बड़ा इंटरेक्टिव सेशन होगा कि आप इनसे प्रश्न पूछेंगे, बताइए मैडम राइट टू लेफ्ट बता दीजिए, या नॉर्थ टू साउथ बता दीजिए, या ईस्ट टू वेस्ट बता दीजिए। आप जब इंटरेक्ट करेंगे ना तो एक दूसरे के साथ का इंटरेक्शन बच्चे को बहुत अच्छे से याद रहता है ना। तो हाँ, तो आप लोग खुद क्वेश्चनेयर करिए कभी, इस तरह का जैसे डिस्कशन अभी चल रहा है, इस तरह का ही डिस्कशन आप दोनों अपना बनाइए, और रिवर्स की आज के 5 मिनट के सेशन में सारी रिवर्स रिवाइज करनी है। ऐसे आप सब लोग अपना अपना प्रयास करिए, है ना। सब साइंस वाले अपना कपल बनाइए, इकोनॉमिक्स वाले अपना बनाइए, आप हिस्ट्री का खुद से पूछिए, खुद से बताइए। ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है ना कि फैक्ट्स बच्चों को जितने ज़्यादा याद होते हैं, प्री उतना आसान होता है।
मैं जैसे मेरे जैसे कुछ जो मतलब टीचर हैं जो फैक्ट्स याद नहीं रख पाते, वो जब खुद स्टूडेंट लाइफ में थे, मतलब मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं फैक्ट्स में बहुत पुअर था। तो मैंने क्या कर रखा था ना, सेशंस के अंदर से जब पढ़ता था तो पहले ही एक रफ रजिस्टर बना के या डायरी बना के चलता था और उसमें फैक्ट्स लिख लेता था कि भाई ये मेरे याद तो नहीं रहा, लेकिन साइड में रख लेते हैं, लास्ट में रिवाइज करेंगे। तो मैं पूरा कंटेंट पढ़ के लास्ट डे में जाके रिवीजन फटाक से अपनी डायरी का कर लेता था। तो अब बच्चों को जो भी सूटेबल तरीका हो ना वो इंट्रोड्यूस जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में तीसरी जो चीज़ है यहाँ पर वो है भारत की राज व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। तो राज व्यवस्था के लिए निक्की मैम भी है हमारे पास में और चारू मैम भी हैं। क्या रहने वाली है व्यवस्था आप दोनों की राज व्यवस्था को लेकर के? तो सर सबसे पहले जैसे कि हिस्ट्री वाले सर ने कहा और दिव्या मैम ने कहा कि प्रीवियस ईयर, इनका नाम अभिषेक सर है, हिस्ट्री वाले सर ने कहा क्या होता है? अभिषेक सर सॉरी। तो जैसे कि सर ने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंडेटरी है, यानी कि जब बच्चा इनिशियली स्टार्ट भी कर रहा है ना, तो एक बार जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता है तो उसके दिमाग में आ जाता है कि जब मैं ये सॉल्व करने जाऊँगा या फिर जब मैं पेपर देने जा रहा हूँ तो वहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन से मुझे डील करना है। अब स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चों के साथ दिक्कत कि मैं इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करूं या ना करूं, वहाँ पे बच्चा अपना लेवल भी जज करता है कि जब मैं इसको प्रिपेयर करने जा रहा हूं तो ये इन फ्यूचर मेरे लिए हेल्पफुल होगा या मेरा टाइम तो वेस्ट ना हो जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सबसे पहले करवाएंगे। बच्चे ने देख लिया कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन है, मेरी तैयारी इस प्रकार से मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ और वो फर्दर हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा। दूसरा आता है बच्चों को लेकर के कि मैम बैचेस जो सेल किए जाते हैं वो बोला जाता है प्री प्लस मेंस, लेकिन जब वो प्रिपेयर करवाते हैं तो प्री स्पेसिफिक हो जाता है, मेंस छूट जाता है। नहीं, पर अपने बैचेस में तो नहीं सर, तभी मैं कह रही हूँ कि हम लोगों के बैचेस में क्या रहता है कि हम जब अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने जो जो टॉपिक पढ़ा है वो और पढ़ाया है उसको हमने ऐसे पढ़ाया है कि बच्चा प्रीलिम्स के फैक्ट भी याद रख ले रहा है और साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड आने वाला जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी प्रिपेयर हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग तय हो जा रही है उसकी। ये समझ आ जा रहा है कि ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो किस प्रकार से मेंस में उसके क्वेश्चन फंसेंगे, तो ये टोटल कंप्लीट हो जा रहा है। तो चारू मैम, आप जो है ना अपने स्तर पर एक चीज़ सुनिश्चित करिएगा कि जैसे इन्होंने जिस बात पर बहुत अच्छा फोकस किया है, मेरा मानना होता है कि कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, प्रीलिम्स की तैयारी होती ही नहीं है। तैयारी होती ही मेंस की है। प्री बस फैक्ट्स मतलब प्री कि उसका फैक्ट याद करना है, दैट इज़ प्री। तैयारी हमेशा हम लोग मेंस को फोकस करके ही करेंगे। तभी जब कोई सवाल घुमा देता है, वो रीजनिंग के रूप में ले जाता है किसी सवाल को घुमा करके, तो वहाँ पर आपका महत्व स्थापित होता है। तो कैसे आप प्लान सोचती हैं, मतलब क्या लगता है आपको पॉलिटी को मेंस को पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए? बिल्कुल सर, जैसा कि मैम ने कहा और आपने भी कहा कि फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए, ऑब्वियसली हमें पता है। लेकिन यदि हम फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट को यदि साथ लेकर चलें, तो यदि हमने कॉन्सेप्ट उस चीज़ का यदि हमने पहले से देखा है, माइक ऊपर रखवाना है क्या? कॉन्सेप्ट यदि हमने उस चीज़ का पढ़ा हुआ है तो हम फैक्ट्स आराम से उससे निकाल सकते हैं। यदि हम किसी क्वेश्चन में एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यदि हम उस चीज़ में श्योर नहीं है 4 एमसीक्यूज में, यदि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो हम उस एमसीक्यू को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्जैक्टली यदि हमने वो फैक्ट बिल्कुल रटा हुआ नहीं है, यदि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है हाई कि हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। यदि हम ऊपर ऊपर से चीज़ें रट के चले गए हैं तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते। अब कॉन्सेप्ट हमें कैसे आएगा? यदि हम मेंस की तैयारी साथ साथ यदि हम करते जा रहे हैं, जैसे कि हम अपनी क्लासेस में करेंगे, तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट उससे अपना प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ मेंस की तैयारी, और आगे वो 3-4 महीने का जो गैप मिलता है उसमें मेंस की तैयारी भी आगे आराम से होती चलेगी। आपको पता है अभी ना यूपीएससी में एक बहुत अच्छी चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि यूपीएससी के अंदर मान लीजिए 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो टू द पॉइंट मात्र 25 से 30 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, अप्लाइड क्वेश्चन। बहुत अच्छे से यदि कोई पढ़ के जा रहा है ना तो वो इंसान 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। बाकी सब में हमें प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ेगी, गैस करना पड़ेगा, एक इंटेलिजेंट गैस वर्क करना पड़ रहा है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। और अगर हम लोग देखें जैसे इस समय जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे पैटर्न में चेंज कर रहा है और प्रश्नों की जो प्रकृति में चेंज कर रहा है, उसके हिसाब से अगर कोई भी स्टूडेंट अगर केवल प्रीलिम्स को ध्यान में रख के पढ़ाई करे तो उसकी पढ़ाई अधूरी है, कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है वो। जितने भी क्वेश्चन है नहीं कर पाएगा वो बच्चा। आपको अच्छा इस बीच में जानकारी होगी, मैंने करंट का सेशन भी किया था, सीबीएसई भी अब स्कूल्स में ओपन बुक प्रोड्यूस कर रही है कि भाई ओपन बुक एग्जाम कराओ। क्यों? ताकि वो अप्लाइड चीज़ें सीखे, रटने से मतलब ना हो।
किताब वहाँ पर खोल के रखने का मतलब ये है कि किताब से आंसर दिया ही नहीं जा सकता जब तक अंडरस्टैंडिंग डिराइव नहीं होगी। जैसे मैंने आपसे इंटरव्यू में पूछा था कि दिल्ली को हीट आइलैंड क्यों कहते हैं, है ना। जैसे मैं कई बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए कि ऐसा क्यों है कि पानीपत में ही युद्ध हुए, है ना। जैसलमेर के अंदर अभी जैसे मैं एक बच्चा जब हिस्ट्री का इंटरव्यू देने आया था राजस्थान का, तो मैं उससे ये पूछ रहा था मैं कि जैसलमेर के अंदर इतना पैसा कैसे आ गया, वो तो एकदम डेजर्ट में है। तो ये थिंकिंग वाली चीज़ें हैं जो आपको किताबों में मिल ही नहीं रही। जो थॉट प्रोसेस से डिराइव होती हैं चीज़ें, वो थ्योरी पढ़ने से पॉसिबल होती हैं। तो डेफिनेटली आप लोग सही सोच रहे हैं और बच्चों को सोचने का प्रोसेस दीजिएगा। मतलब लंबे समय में जाकर के ये लोग आपको बहुत याद रखेंगे। जो टीचर बच्चों के लिए जितना डिवोटेड होकर पढ़ाता है, बच्चा उन्हें हमेशा अपनी मेमोरी में रखता है ना। जैसे आप अभी यंग एज में हो ना, तो होता ये है कि अब मैं तो बुजुर्ग फील करता हूँ आप लोगों के सामने, है ना। तो जब मैं आप लोगों की एज में पढ़ाना शुरू किया था, मैंने 21 की एज में कलम पकड़ ली थी, ठीक है, और मतलब फुल फ्लेज्ड तरीके से पढ़ाना शुरू कर दिया था कोटा में। उस समय बहुत से बच्चे 12th में बच्चे 18 साल के पहुंचते हैं, और 1-2 अटेम्प्ट किसी ने गैप ले लिया तो हम उम्र हो जाते हैं, है ना। कुछ का तो मन करता था गुरुजी कंधे पे हाथ रख लें, मतलब वो वाली फीलिंग होती थी। लेकिन जब आप स्टेज पर होते हैं, पोडियम पर होते हैं, जब आपका नॉलेज निकल के आता है, तो टीचर के प्रति बच्चों में भाव आता है कि नहीं भाई, उम्र से नहीं नापना है इसको। आप देखिए ना कि उम्र दिखने में मैच्योरिटी होना और बातों में मैच्योरिटी होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। और इसीलिए कहते हैं कि जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, जैसे अभी हम सर्विसेज में जब होते हैं, तो जो मेरे बॉडीगार्ड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, या फिर मेरे जो सब स्टाफ हैं, वो सब लोग बहुत उम्र दराज हैं, है ना। तो और जो मेरा कमिश्नर है वो मुझसे कम उम्र का है, आप समझ रहे हैं। तो उम्र से अनुभव आ सकते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नॉलेज रिक्वायर्ड है, जो उसके अंदर एक्सेल करके लोग आगे आ रहे हैं, आप भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से मजबूत किया हुआ है। तो आप लोग अपने आप को कभी ये मत सोचना कि हमें कोई सामने वाला उम्र के हिसाब से जांच रहा है, नहीं। आपका जब कंटेंट चलता है, मैं यंग में क्यों फेथ रखता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने आप को देखता हूँ आप लोगों में कि आप ही हो जो लाइन बदलेगा। नहीं तो सब वही लोग, वही बातें, वही पुराने नोट्स, वही सब लोग पढ़ा के चल रहे हैं, क्योंकि कंटेंट तो रिप्रोड्यूस हम लोग करते ही नहीं है। ऑलमोस्ट वैसा ही सब चल रहा होता है ना। और एक चीज़ हम, हाँ, कन्फेशन भी है। कन्फेशन ये है कि हम सब की सब नकलची लोग हैं, है ना। इन सब के भी आप पे भी मैं बता देता हूँ। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि ये लोग खुद से खुद का मटेरियल बनाते होंगे, खुद से खुद का नोट्स बनाते होंगे। नहीं भाई, 1 नंबर के नकलची हैं मैं भी। मार्केट में जो माल उपलब्ध है, हम टीचर अच्छे हैं भाई, पढ़ाना जानते हैं। आज तक एक किताब नहीं लिखी है, जो लिखी है ना वो इधर उधर से उठा के लिखी गई हैं। और मैं एक बात जो खुद से कन्फेस कर रहा हूँ, वो दूसरे पर आरोप भी लगा रहा हूँ, किसी ने खुद का माल प्रोड्यूस ही नहीं किया है। प्रोड्यूस करने वाले रिसर्चर हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं है, ठीक है ना। तो किसी को इसलिए गुरु का भाव मत दे देना कि फलाने सिंह ने तो किताब लिख दी है, नहीं, अच्छा संकलन किया है उनने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पोर्शन के बाद में अब हम हैं आर्थिक व्यवस्था के ऊपर, और अर्थशास्त्र में अपने राइट में लिए बैठा हूँ। तो भाई साहब बताएं। धन्यवाद। अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है बिहार में अगर देखा जाए, बिहार के दृष्टिकोण से, तो बिहार में पहले 2 बात। भारत की आर्थिक व्यवस्था, हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था, हाँ वही चीज़, भारत की। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। प्री में अर्थव्यवस्था के सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। मतलब जैसे सभी टीचर्स ने कहा अपना जो है, तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, जब टीचर होता है तो उसका लोभ होता है ये कि हम अपने जो है वेटेज को बढ़ा के ऐसा नहीं, आप अपनी क्लास कटाने के चक्कर में मेंस ओरिएंटेड क्लास लगाई जाएंगी। अब ये ना सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो प्री में जब आप देखोगे ना, तो उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, पूरे बीपीएससी का एक निचोड़ है सर। बीपीएससी का जो पेपर होता है, उसमें अगर आप प्री के पेपर को देखेंगे, तो प्री के पेपर में वो फैक्चुअल प्रश्न ज़्यादा पूछता है। लेकिन अगर आप उसके मेंस के पेपर को देख रहे हैं, जीएस का जो मेंस का पेपर है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो यूपीएससी से टफ प्रश्न है। हाँ, अपन देखे थे। हाँ, हम वही चीज। और सबसे अच्छी बात, जब इस बार बीपीएससी का मेंस हुआ, तो सर मेंस का पेपर लेके हमारे पास आए, कहने लगे सर आप ये डिस्कस क्यों नहीं करा रहे। हमने क्या हो क्या गया कि आप देखिए कि इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपने यूट्यूब पर यूं के यूं कराए हुए हैं। बिल्कुल सर। और हमें इतना अच्छा लगा। आप में से कोई जाके तारीफ करिएगा हमारी सेशन में, ठीक है ना, कि सर ने देखो यूट्यूब पर ये सेशन कराया था, ये आया था। नहीं तो सर, ये चीज प्री जो है फैक्चुअल है, लेकिन मेंस जो है उस फैक्ट का अप्लीकेशन है। अगर आपका फैक्ट तैयार है और उसमें जो है फैक्ट जानते हैं बेहतर तरीके से और रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को,
तभी मेंस में वही बच्चा बेहतर कर पाएगा जिसका प्री का कंसेप्ट जो है क्लियर है। तो इसके लिए जो प्री कम मेंस हम लोग बता रहे हैं यही सबसे बेहतर चीज़ है। बहुत सही। बात समझ रहे हैं? तो प्री कम मेंस के लिए इकोनॉमिक्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक। और उसके बाद जो आपका बीपीएससी का, मैं राज की बात बता रहा हूँ, मेरा काम ही है रिसर्च और डेवलपमेंट करना, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। जो आपके बीपीएससी का प्री होता है उस प्री में लगभग 40% जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिहार इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं। और उस बिहार इकोनॉमिक सर्वे को कैसे हम लोग कराएंगे, किस विषय में कराएंगे, जैसे जियोग्राफी में कहाँ पे उसकी भूमिका होगी, इकोनॉमिक्स में कहाँ पर उसकी भूमिका होगी, प्लानिंग जो है वो कहाँ पर होगी, ये सबका डिजाइन तैयार है। नहीं किया जाए सर। हाँ। बिहार इकोनॉमिक सर्वे से अगर सवाल पूछे जाते हैं हाँ। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, इकोनॉमिक सर्वे डेडिकेटेड क्लास लगाई जाए। हाँ बिल्कुल सर, वो चीज़ मतलब ये प्लान में है अपने पेड बैच में, ये सब जो है कि इस पे आइडिया पे ये सब जो है कि उसका ब्लूप्रिंट तैयार है। हाँ, तो बस और ये उसमें जो है इससे सब्जेक्ट स्टेट भी कवर हो जाएगा। और ये चीज़ अच्छा, वैसे हम तो राजस्थान वाले लोग ज्यादा अच्छे से समझते हैं। हमारे राजस्थान आरपीएससी का भी यही राज है। आरपीएससी में भी इकोनॉमिक सर्वे की लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है। हद तो ये है कि हम जब पढ़ते थे तो एक दूसरे से सवाल पूछते थे कि बताओ भैया कितने लाइट के खंबे लगे हैं, तो कोई हम सच में सच वाले है ना, कितने ऊंट हो गए हैं, कितने पोस्ट ऑफिस हो गए हैं। तो बेचारे और कोई देखने वाले लोग होते थे, हंसते थे, तुम लोग पागल हो गए हो क्या। हमने कहा भाई भरोसा नहीं है, ये नंबर दे करके भी पूछ सकता है। 29,150, 149, 128 हुआ है कि नहीं हुआ? तो हिस्ट्री को इकोनॉमिक सर्वे से जोड़ के पूछते हैं, जो पैनोरामा वगैरह नहीं है, हाँ, जिसके 15 पैनोरामा हो गया, वो जो भी आर्थिक समीक्षा में जो भी, जैसे अभी सरकार ने करण से यदि वहाँ पर कोई पैनोरामा बनाया, जैसे कोई किसी स्मारक पर किसी को कहीं घोषित कर दिया, कुछ भी, जैसे जो भी आर्थिक समीक्षा में हिस्ट्री आ रही है ना, प्रश्न इतिहास के भी वहीं से रिलेट करके पूछ रहे हैं। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सर कम से कम 50 से 60% प्रश्न इकोनॉमिक सर्वे से आ रहे हैं। मतलब अगर कोई बच्चा है ना इकोनॉमिक सर्वे को लेकर बैठ जाए, और ये सच है सर, चाहे वो यूपीएससी में लेके बैठ जाए चाहे स्टेट पीसीएस में, बस वो रिलेट कर ले, वो रिलेट कर ले कि भाई ये वाला सब्जेक्ट हिस्ट्री से यूं रिलेट हो रहा है, ये यहाँ से रिलेट हो रहा है, वो तार भी जोड़ लेना, तो उसकी एक होलिस्टिक तैयारी हो सकती है। सर उसके पीछे एक कारण और है, इकोनॉमिक सर्वे से पूछने के पीछे रीजन ये है कि जैसे पहले आयोग में जब सवाल बनते हैं तो उस पे आपत्तियां मांगी जाती हैं कि ये सवाल गलत हो गया, तो जो बनाने वाला स्पेशलिस्ट है वो भी परेशान है। तो वो ये सोचता है कि हम किसी ऐसे आधिकारिक स्रोत से सवाल बनाएं जिसको जो है कि मैं अपने पक्ष में दूं तो उसके ऊपर कोई अकाट्य हो। तो इकोनॉमिक सर्वे एक सरकारी दस्तावेज है। ऐसे ही स्टेट बोर्ड की किताबें और एनसीईआरटी किताबें, तो और अपने साहित्य अकादमी की किताबें, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं ना, वो तो ये बहुत सही कहा, सोर्स के रूप में इस तरह की किताबें देखी जा सकती हैं। बहुत अच्छी बात है। एक कारण ये होता है। दूसरा कारण ये होता है कि मतलब जो है कि जो सरकारें होती हैं उन सरकार की जो पॉलिसी होती है उस पॉलिसी का मुखपत्र होता है, मुखपत्र होता है उसका इकोनॉमिक सर्वे। तो भाई जो है कि कोई सरकार आई, वो सरकार कैसे डेवलपमेंट करना चाहती है उसको जानना है, तो हमको उस राज्य का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए। तो ये रीजन है हर राज्य में इकोनॉमिक सर्वे का, और उसी को लेकर ये लोग जो कुंजी और गाइड जो लिखते हैं, किताब लिखते हैं, वो मूल जो आप बता रहे थे ना कि वो कोई जनरेट नहीं करता है, वहीं से सब वहीं से आता है। एक इसमें जो सर ने अभी कहा ना मुखपत्र होता है, मुखपत्र सामना याद आता है शिवसेना का और चाइना वालों का ग्लोबल टाइम्स। सुनिए, तो मुद्दा ये है कि हर सरकार ना क्या चाहती है। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस अगर आप लोग मूवी देखे हो तो उसमें वो दोनों लोग क्या बात करते हैं, सर्किट यार अपना भी चौराहा बने, है ना, नोट पे अपनी भी तस्वीर आए। ऐसे सरकारों की मंशा होती है, सरकार प्लीज नाराज मत होना, मंशा होती है कि भाई अपना भी पेपर में नाम आए। इस एग्जाम में अपने नाम से ये योजना पूछी गई थी, अपने नाम से ये सवाल पूछा गया था, कितना अच्छा लगता है। आप सोचिए ना कभी पूछा जाए कि अपनी पाठशाला ने कंप्लीट सिलेबस कराया, बताइए कितने। नहीं, ये क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस एडटेक ने जो वादा किया था उस निर्धारित समय सीमा से पहले हो जाए भाई। एग्जैक्टली, बहुत सही। एक साल के अंदर अंदर हम लोगों ने करके दिखाया है, बहुत अच्छी बात। हाँ, दूसरी बात, जो अन्य सब्जेक्ट हैं उसमें जैसे जियोग्राफी वाली जो बात चल रही थी, तो जियोग्राफी में जैसे जो वहाँ के जियोग्राफी से सवाल पूछे जाने के पीछे वहाँ की नदियाँ जो है, बिहार का सबसे बड़ी समस्या ही है बाढ़ का, इसलिए नदियाँ पूछता है, तो वो वहाँ से पूछता है। और दूसरी चीज जो आईआर का जो मैं आपसे बता रहा था, आपने कई बार नेपाल वाले इशू को जो है कि वो किया था, और नेपाल से जो है कि जो नदी का बंटवारा है वो बाढ़ के पीछे एक जो है प्रमुख कारण है।
तो इसलिए जो वहां का प्रश्न पूछा जा रहा है वो अप्लाइड पूछा जा रहा है। और उसमें रीजन क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, जिनके पास पेपर बनाने के लिए जाता है, उसकी प्रक्रिया होती है। आयोग के अपने हर विषय के एक्सपर्ट होते हैं जो चिन्हित होते हैं, 200-250 उनकी संख्या होती है हर विषय के। जब आयोग को पेपर कराना होता है तो वो उनके पास पत्र भेजता है, आयोग से पत्र जाता है कि हमको ये परीक्षा करानी है, इसके लिए आप इतना प्रश्न जो है बना के। अब जैसे सपोज करिए कि आप जो है उसके विशेषज्ञ हैं, जियोग्राफी के, क्लियर, जियोग्राफी के विशेषज्ञ हैं, और आपके पास जो है किसी आयोग का पेपर बनाने के लिए आ गया कि आप इस पे प्रश्न बनाइए। तो आपकी इतने अनुभव हैं कि अब उसके लिए आप किताब खोलने नहीं जाएंगे। उस समय की जो घटना चल रही है, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, द हिंदू में पढ़ रहे हैं, उससे, हाँ, उससे जोड़ के आप वहां का जियोग्राफी का विषय का जो है बना देंगे। जैसे मान लीजिए किसी साल जो है एलनीनो लानीनो आ गया, उस समय न्यूज में चल रहा है, तो प्रश्न पूछ देगा कि भाई एलनीनो लानीनो का जो है बिहार की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। मैं इसीलिए बच्चों से कई बार बोलता हूँ कि करंट अफेयर है क्या। वो अफेयर जो करंट में चल रहा है, और वो अफेयर कौन सा है जो हमारी किताबों में लिखा जा चुका है। भाई करंट अफेयर इटसेल्फ, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एनवायरनमेंट हो, ये सब्जेक्ट के रूप में तो किताबों में लिखे जा चुके हैं। लेकिन जब किताबें छप गई, मान लीजिए मार्च में किताब छप गई, अब एग्जाम हो रहा है सितंबर में या एग्जाम हो रहा है दिसंबर में, इस बीच में कोई घटना घट गई, राजनीति में कोई नया संविधान संशोधन आ गया, साइंस में कोई नई बीमारी आ गई, कोई वैक्सीन आ गया, कुछ भी हो गया, तो उसको कहाँ पढ़ा जाएगा? तो वो करंट अफेयर में पढ़ा जाएगा। और ऐसा किया भी गया सर। 69वीं बीपीएससी की अगर बात करें तो mRNA वैक्सीन से क्वेश्चन पूछा गया, कोविड-19 वैक्सीन से क्वेश्चन पूछा गया सर। ये प्रारंभिक परीक्षा में जहाँ पर 10 सवाल पूछे गए सर। 5G नेटवर्क संचार लिमिटेड से क्वेश्चन मतलब पूछा गया, 5G जो संचार मतलब, हाँ, अभी चर्चा में था ही, बिल्कुल सही बात। जो चीज़ें सर चर्चा में है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मेंस में भी सर ऐसा ही किया गया। जैसे अगर उसके GS सेकंड की बात करते हैं सर, उसका जो सेक्शन 3 होता है उसमें डॉक्टर, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेंस में जिस बच्चे ने आपकी करंट अफेयर्स वाली जो आपकी रेगुलर, पता है कसम से यही सोच रहा था, मैं तारीफ करो ना यार। जो रेगुलर इशू जाता है, जिसने वो इशू देखा हो और जिसको बिहार का स्टेट स्पेशल इतिहास तैयार रहा हो, जियोग्राफी तैयार रही हो, वो केवल उसके ऊपर क्वालिफाई कर जाता। अभी सर मैंने ना इन दिनों, पता नहीं आप लोगों ने उसमें जो डिसीजन आया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो डिसीजन दिया था, उस डिसीजन से मतलब 15-20 दिन पहले जो है कि डिसीजन आया था, और 20 दिन बाद मेंस के पेपर में वो सीधा वहां से प्रश्न था, ये चीज था। इसलिए ना मैं, अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, जो अपनी पाठशाला जो चैनल है ना, जो मेन चैनल है अपना, उस पर इन दिनों मैंने क्वेश्चंस में स्पेशलाइज्ड करना शुरू कर दिया है। हाँ। कि ये इकोनॉमी का है, ये एनवायरनमेंट का है, ये GS पेपर 2 का है, ये GS पेपर 3 का है, और मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डालने का प्रयास कर रहा हूँ आजकल। और मैंने कहा ये मुद्दा भले ही चल रहा हो, अभी जैसे राज्यसभा के अंदर क्रॉस वोटिंग का मामला हुआ था, तो मैंने उसी के साथ साथ क्रॉस वोटिंग भी कनेक्ट कराई कि राज्यसभा के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, पढ़ाते पढ़ाते करंट से रिलेट करके कितनी अच्छी चीज निकल के आई कि कभी भी राज्यसभा में एंटी डिफेक्शन लॉ अपन कहते हैं, लेकिन राज्यसभा का सांसद चुनने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जबकि एंटी डिफेक्शन लॉ जब हम इन जनरल पढ़ रहे होते हैं तब ये कहता है कि सभी सांसदों पर और सभी विधायकों पर लागू होता है, लेकिन सांसद का चुनाव हो रहा है, चुनाव के लिए वोट विधायक दे रहा है, उस पर एंटी डिफेक्शन नहीं लग रहा है। ये कितना प्यारा प्रश्न है, और बच्चों को करंट के साथ साथ उसी समय रिवाइज करा दिया गया। तो ये अच्छी चीजें हैं जो पढ़ाते पढ़ाते निकल के आती हैं। फिर एक प्रश्न था कि विप, अपन कहते हैं कि विप लागू होता है, तो डिफेक्शन के अंदर एक पॉइंट आता है कि विप का आदेश मान्य होता है, तो विप के आदेश का भी पालन राज्यसभा इलेक्शन में नहीं हो सकता। ये दूसरा पॉइंट निकल के आया। तीसरा पॉइंट उसी समय, मैं खुद बता रहा हूं कि करंट से चीजें कैसे रिलेट होकर के आती हैं। अपन इलेक्शन के अंदर पढ़ा रहे होते हैं, ये ओपन और क्लोज दोनों प्रकार का इलेक्शन है। अब ओपन कैसा है कि विधायक का जब चुनाव हो रहा है, तो सांसद का, जब राज्यसभा सांसद का चुनाव हो रहा है, अगर कोई पार्टी का विधायक वोट देने जा रहा है तो वो अपना मतपत्र दिखा के जाता है कि मैं इसको वोट देने जा रहा हूं। सोचिए, इसलिए इसे ओपन टाइप ऑफ इलेक्शन कहा गया है। वहीं अगर कोई निर्दलीय वोट देने जा रहा है तो उसे बंद करके बैलेट पेपर ले जाना है, तो ये क्लोज प्रकार का है। तो कितना अप्लाइड प्रकार से करंट चल रहा है। तो करंट के इश्यूज को, इसीलिए मैं कई बार बच्चों को कह भी रहा होता हूं कि रट्टालॉजी पे करंट मत पढ़िए कि इसके इतने हो गए, ये इतना संसद का चुनाव था, ये था, इतने सांसद, ये चला गया वो जमाना। सर वो एक आध प्रश्न आता है, जासूस टाइप के, वो उसके ऊपर रहेगा, जिसको मैं छोड़ भी देता हूँ प्री में या मेंस में, तो उससे मेरिट पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है।
चलिए बहुत अच्छी बात है, अपन दोनों बातूं नहीं है, औरों का नंबर भी आने देते हैं। तो मतलब ये था कि हम लोग पूरी तरीके से बीपीएससी को हमने उसके सिलेबस को 10 साल का जो ट्रेंड बदला है, और खास तौर से यहाँ से आपके माध्यम से जो है हम जो है बिहार लोक सेवा आयोग के जो अभी सेवानिवृत्त अध्यक्ष हो गए हैं, उन्होंने पूरे पटरी पर ला दिया लोक सेवा आयोग को, और उसको यूपीएससी के इक्विवेलेंट खड़ा कर दिया। इसके लिए हम लोग उनको धन्यवाद भी देंगे कि ऐसे अध्यक्ष हर राज्य को मिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने जो पॉइंट बोला है ना, इसी से मैं कंटिन्यू करके आगे चल रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे आप अपने शेड्यूल में डाल देना, है ना, कि चाहे क्लासेस करानी कैसे करानी है वो आप स्केच बना लो, वो हो जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा था कि देखिए यंग डायनेमिक माइंड्स जब होते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट खुद को भी दे रहे हैं, इनको भी दे रहे हैं कि हम यंग हैं, तो जब यंग डायनेमिक माइंड्स होते हैं ना, तो एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं। अब ये एनालिसिस का ही पार्ट है कि आपको पता चल गया कि कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी में कंटिन्यू करते करते मेंस के अंदर अब 2 पार्ट बच गए हैं, बाकी ऑलमोस्ट प्री और मेंस का सिलेबस लगभग एक साथ जा रहा है। मेंस के अंदर एक पार्ट है हिंदी, तो हिंदी के लिए सुमन मैम हमारे साथ हैं, और ब्रजवासी सर जो कि ग्रुप में अभी नहीं है, लेकिन उनकी क्लासेस भी आपको लगवाएंगे, क्योंकि हिंदी मैं उनसे पढ़ करके मतलब इतने नंबर लाया कि मैं आज हिंदी में अपना नाम ही केवल शुद्ध लिख पाता हूँ लेकिन उन्होंने पढ़ाया तो मेरे नंबर अच्छे आए थे। तो उनकी क्लासेस भी आप लोगों के लिए अरेंज करवाएंगे। मुझे याद दिलाना मैम, मतलब इसमें क्या है, निबंध, व्याकरण, वाक्य विन्यास और संक्षेपण, ये 4 चीजें हैं, 30, 30, 25, 15, तो ये बड़ा पार्ट है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से ट्राई करिए। तो बताइए, हिंदी का सिलेबस देख लेते क्या आपने? हाँ, अच्छे से हाँ ठीक है, ज्ञान दो बच्चों को, क्या कराने वाले हैं अपन। सर इसमें 2 पार्ट होता है, 100 नंबर की मैं एक बार आती है। मैडम की भी तारीफ कर देता हूँ हिंदी के विषय में, क्योंकि मुझे विश्वास इसलिए है, हिंदी राजस्थान के एग्जाम्स में, यूपी के एग्जाम्स में, बिहार, क्योंकि अपन हिंदी भाषी बेल्ट के लोग हैं, यहाँ बहुत वैल्यू रखती है। और आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे थे, और लेकिन जब उन्होंने यूपी पुलिस के लिए पढ़ाया, यूपीएसआई के लिए पढ़ाया, हमारी यूपी आरएएस के लिए पढ़ाया, आरओ एआरओ के लिए पढ़ाया, बेहतरीन कंटेंट डिलीवर किया है। तो मैं मतलब मानता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत, धुआं कर दिया मैडम ने, बहुत बढ़िया पढ़ा है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अब आप बिहार के लिए बताइए क्या करने वाली हैं प्लानिंग। जैसे आरओ में तो वो वहां पर क्या है सर, ऑब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन बीपीएससी में क्या है सर, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वो बात नहीं कर रही हूँ कि ऑप्शन टिक करने वाले, ऑब्जेक्टिव का मेरा मतलब है जो ग्रामर का पार्ट है, जहां पर एग्जामिनर भी नंबर नहीं काट सकते, क्योंकि यदि आपने किसी शब्द को शुद्ध लिख दिया तो लिख दिया, वहां पर एग्जामिनर वो मैथ की तरह सब्जेक्ट हो गया। और एक होता है सब्जेक्टिव पार्ट, जैसे कि आप बोल रहे थे निबंध 30 नंबर का आ गया, अब वहां पर आप, मेरी विचारधारा जरूरी नहीं है एग्जामिनर की विचारधारा से मैच खाए, तो वो अपने, जैसे मैंने तो बहुत अच्छा लिखा अपनी तरफ से किसी टॉपिक पर, जैसे 30 नंबर का मैथ अपनी तरफ से मान रही हूँ कि मुझे 30 नंबर मिल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है एग्जामिनर उसे पूरा ही खारिज करके मुझे 15 नंबर ही दे। तो जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जिसे हम वस्तुनिष्ठ, जैसे सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे मैथ्स को वस्तुनिष्ठ मानते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट को सर यदि हम इतना मजबूत कर लें कि यदि सब्जेक्टिव पार्ट ऐसा है सर जिसको किसी भी टीचर से नहीं, जितनी स्टूडेंट खुद प्रैक्टिस करता है उतना वो मजबूत होता जाता है। जितनी आप खुद पढ़ोगे, जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे, वो उतना मजबूत होगा। जबकि ऑब्जेक्टिव पार्ट ऐसा है जिसमें यदि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप उसमें पूरे में से पूरा स्कोर ना कर पाओ, क्योंकि उसमें आपने यदि लिख दिया शुद्ध, जैसे कि आपके 15 नंबर का आ रहा है, जैसे शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों मिला करके, अब जैसे आ रहे पर्यायवाची 2-2, यदि आपने 2 पर्यायवाची लिख दिए तो एग्जामिनर नहीं, उसमें नहीं काट सकता, क्योंकि यदि वो 10 नंबर का है तो उनको वो 10 नंबर देने होंगे। बिल्कुल सही कह रहा है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि दोनों पार्टों में, जिसमें जो कंसेप्ट का ज्यादा है उनको कंसेप्ट क्लियर करवाते हुए, और सब्जेक्टिव में प्रैक्टिस इसमें अपना अनुभव जोड़ता हूँ एक हिंदी के साथ में। मेरे कुछ मित्र ऐसे थे जिन्होंने निबंध भी लाइन टू लाइन रट रखे थे कि बोले भाई नंबर नहीं कट रहे थे। आरएस में मैं अभी क्लास ले रही हूँ, बोलते हैं मुझे, बोलते हैं ये बात, है ना। हाँ। तो ठीक है, अपना ये वाला मंत्र इनको भी सिखाना है अपन को, क्या भाई लाइन टू लाइन भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। और बच्चों ना, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, हालांकि किसी टीचर का मैं निरादर नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी ऐड करता हूँ। हमने ना एक चीटिंग सीखी थी आरएएस में। क्या सीखी थी? एक बढ़िया सा डायलॉग बनाते थे खुद से, कभी किसी, जैसे गरीब की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, और पीछे लिख दो लूथर किंग। तो हालांकि सर इसका फर्क पड़ता है, आपने सही बोला, जितनी हम कोटेशन ऐसे करेंगे ना उसमें, वो उतना इफेक्टिव बनेगा, और सब्जेक्टिव पार्ट को नंबर लाने का यही तरीका है। क्या हुआ मैं बताता हूँ। बीच में ना हम टेस्ट देने जाते थे, तो क्या होता था,
अगर दोहा और लोकोक्ति आपने निबंध में लिखा है तो उसकी वैल्यू बहुत मानी जाती है। सही बात ठीक है कि आपने शुरुआत की रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटका है। अब हमको तो मुश्किल से 2-4 याद थे तो 2-4 याद थे, वो तो खूब ऐसे अभ्यास में निकल गए और लोगों ने वो रट रट के खूब सारी श्रृंखलाएं याद करके सब राजा जी हो रखे थे। जबरदस्त कंटेंट था सबका। तो अब क्या हुआ ना, हमने कहा यार अब हम क्या करें, हमारे पास तो ये ताकत है ही नहीं। तो हमने तरीका अपनाया, हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते थे, अब उसमें मैस्लो वगैरह की बातें आती हैं, तो हम क्या खुद से कैलकुलेट करते। मैंने कहा ठीक है बेटा, हमको लोकोक्ति मुहावरे भले ही ना आते हो, थिंकर उल्टा सुल्टा लाएंगे, हिंदी को टीचर को ये नहीं आएगा। भाई जो कॉपी चेक करेगा उसको क्या पता मैस्लो कौन था। हम आड़े टिडे अला पार्ट ने ये लिखा है, मैस्लो ने ये लिखा है, रूसो ने ये कहा है, वाल्टेयर ने ये कहा है। अब टीचर समझे बड़ा भारी आदमी है यार। और हम अपने निबंध में 5 लाइनें ऐसी बार बार कोटेशन बढ़िया पहले खुद से बनाते, तो जरा भारी भरकम सी लाइन, दीवार पे लिखी हुई लाइनें नहीं होती हैं, हाँ, बड़ों का सम्मान करें और छोटों को प्यार दें, नीचे लिख दिया रूसो। मास्टर कह रहा है यार गजब आदमी था कोई। पर सर ये बात अगर सुन ली ना आपकी, जिससे कॉपी चेक की है, वापस नीचे को नहीं, हाँ, इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। एक डिस्क्लेमर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी तरीके हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही तरीका है, हमने चीटिंग ऐसे की थी, ठीक है। एनीवे, तो अब बचता है मैथ्स का पार्ट, जिसमें कि सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण की बात की गई है। तो मैडम जी बताएं, पायल मैम क्या करने वाली हैं आप, स्टैटिक्स को लेकर क्या प्लानिंग है? वैसे तो सर बहुत ही माइनर सा पार्ट है मैथ का, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि मैथ में चीज़ें बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट कि हाँ हमें फॉर्मूला आता है, हमें वो करने के, क्योंकि बहुत स्टैटिक्स का पार्ट है, बहुत ही जनरली अगर हमें DI और इस तरह पाई चार्ट वगैरह सॉल्व करने आते हैं तो क्वेश्चन को हम ईजिली कर सकते हैं और हमारे 8-10 क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो सकते हैं। तो उससे हमारे नंबर्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जब हम प्रीवी क्वालिफाई कर रहे हैं तो उस पर एक वो एडिशनल नंबर की तरह ऐड हो जाते हैं कि मैं आपकी थोड़ी तारीफ कर देता हूँ भाई, तारीफ नोट की जाए। देखिए जनरली मैंने मैथ्स के जो टीचर्स इन दिनों मार्केट में देखे, वो सब शॉर्टकटिया टीचर थे कि देखो बेटा छू मंतर जवाब आ गया। ये क्वेश्चन, और शॉर्ट्स और रील वाले मैथ के टीचर हो गए कि क्वेश्चन देखना है, पढ़ना नहीं है बच्चों, आपको इसमें से ये देखना, ये वैल्यू उठानी है, चिपका देना है। अच्छा, बच्चा भी उनको पसंद करता है क्योंकि पेपर के अंदर क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व भी करना होता है। लेकिन जो परेशानी हुई वो क्या हुआ कि जब मैंने टीचर रिक्रूटमेंट निकाला और मैंने टीचर की जगह बच्चों को बोर्ड पे खड़ा करके कहा कि बेटा पढ़ाओ मुझे ये, सर ये सवाल है, इसका ये जवाब होगा। हमने कहा पढ़ाओ बोला गया है, सवाल नहीं कहा गया है आपसे। सवाल कैसे, पढ़ाओ का मतलब समझाओ कि ये कैसे होगा। सर ये तो नहीं पता। तो हमें एक बहुत अच्छी बात पता चली और वो ये थी कि मैथ्स को कॉम्पिटिटिव तरीके से बच्चे सीख तो गए, लेकिन मैथ्स नहीं सीखे असल में, वो सवाल सॉल्व करने का स्किल सीख गए। तो आपके लिए जो हम मैम खोज के लाए हैं ना, इनकी ये तारीफ की जा रही है कि ये सवाल को कंसेप्ट्स के साथ पढ़ाएंगी और फिर एंड में आपको ट्रिक बता करके आपका टेंशन भी रिलीव कर देंगी। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप जब बिहार के लिए ये सांख्यिकी विश्लेषण वाला काम करें तो पहले प्रीवियस ईयर पेपर का शुरुआती 2-3 क्लास में विश्लेषण कराइए कि इस तरह के सवाल आए हैं। तो एक टेबल तैयार करिएगा कि इस टाइप के मैथ्स के सवाल आते हैं, और जब टाइप डिसाइड हो जाए उसके बाद में उनकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कि देखिए टाइप 1 ऐसा प्रश्न आया है तो हम इसके इस तरह की प्रैक्टिस के लिए ये इस टाइटल से आया है, अब हम इसकी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चे सिद्धहस्त हो जाएंगे और आप सिखाएंगे। मैंने आपका बहुत अच्छे से देखा है, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। सर यहाँ पर मैं बिहार की तारीफ करना चाहूँगा। मैथ की बात हो रही है सर, मैथ के मामले में बिहार के जो है बच्चे बहुत तेज होते हैं। और चूंकि जो है कि मैं भी एकदम बिहार से सटा हुआ हूँ, मैं जब हम लोग कहीं दूसरी जगह आते हैं तो हम लोग को बिहारी ही लोग कहते हैं। एकदम बिल्कुल सटा हुआ है, हमको भी लोग हाँ ये चीज़। तो उसमें जो है कि बिहार के बारे में खास बात है मैम कि बिहार के बच्चे गणित के सवाल को हल नहीं करते हैं, गणित के सवाल को बनाते हैं। वो ये कहेंगे कि ये वाला सवालिया बन नहीं रही है, तो वो कभी ये नहीं, मतलब जो वहाँ का सिंसियर छात्र होता है, हमारे साथ जो है कि हमारे रूममेट थे ये सब, वो कहे यार स्टैटिक्सवा में वो वाली सवालिया पिछली बार छूट गया रहा, नहीं बन पाया रहा, तो इस बार उस सवाल को बनाना है। और ये जो है 70-80 नंबर का खेल है गणित का, और 80 नंबर बहुत चीज़ होती है मेरी डिसाइड करने के लिए। तो एक जो है बीपीएससी के मेंस देने वाले हैं जो 10 साल के, जिनको गणित नहीं भी आती, वो 10 साल का अंसाल लेके उसको स्टैटिक वाले को एक स्टेप रट गए हैं
और उसके बाद कहते हैं काहे नहीं बनी, हम उसको रट लिए पूरा, ये चीज। सिलेबस बहुत ज्यादा लेवल पे हाई दिया हुआ है काफी, जैसे हम जनरली वो तो ऑप्शनल वाले में, लेकिन जो है कि मेंस में जो है 70 से 80 नंबर के सवाल हैं महत्वपूर्ण। अपन ऑप्शनल नहीं पढ़ाने वाले हैं, अपन ये जो जर्नल है सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन और चित्रण, इसको देखिए, प्रॉपर एनालिसिस ये कीजिए। टॉपिक एक बस इतना सा एक लाइन का है, लेकिन इसमें चीजें बहुत ज्यादा है इनके अंदर ऑब्वियसली, कि वो हम जो पीआई और चार्ट वगैरह पे जाते हैं, हम देखते हैं जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी डीआई का अगर एक आ गया तो वहां से 5 से 7 क्वेश्चन जनरली एक ग्राफ में से निकल जाते हैं। तो यहाँ तो 4-5 तरीके के ग्राफ दिए तो ऑटोमेटिकली अच्छा, वहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए भी आ जाता है कि मतलब ये जो है कि वो डाटा दे देगा और उसके बाद उसमें कह देता है कि इसको सारणी में बताइए या पाई चार्ट पे बताइए। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी उसकी, वो क्वेश्चन से आंसर और आंसर से जो अपन संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक। मैडम की सबसे पहले क्लास लगवाओ आप, ठीक है ना? नहीं, आप बताए हो कि भाई बिहार के बच्चों को मैथ को लेकर के अगर टेंशन है तो उसको रिजॉल्व करना ही है। रीजनिंग वालों का पोर्शन बहुत कम है, इसलिए बहुत कम उनसे पूछा जाएगा। आदर्श सर बताइए, प्री में है आपका सिलेबस, देख लिए होंगे पेपर तो देख लिया गया है सर। एकदम पहले तो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का पूरा एनालिसिस किया था, और हर टाइप के जो प्रश्न होते, कहाँ से कैसे प्रश्न आएंगे। अगर मैं आपको माना कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहा हूँ तो कोडिंग डिकोडिंग के सारे टाइप कवर कर दूंगा, चाहे क्लॉक हो चाहे कैलेंडर हो, इस टाइप से। और आपको बताना चाहते हैं कि हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि सारे टाइप के प्रश्न भी कवर हो जाएंगे, और प्रश्न का जो टाइप आएगा आपके एग्जाम में वो बदल के नहीं मिलेगा, अर्थात क्लासरूम से मिलेगा। सारे टाइप कवर हो जाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि वो सारे टाइप कवर हो जाएंगे। बात एक ही 2 बार कहा गया, बुरा ना माने, एक बार रखना, बाकी बात को हटा देना। सर इनकी काबिलियत सर हम लोगों ने आर एग्जाम में देखी थी। अरे बहुत तारीफ हुई, मैं तो मजाक करता हूँ, क्योंकि हमारे बैच का वो वैसा आदमी है जिसको कॉन्फिडेंस के लिए छोड़ा गया सबके बीच में, सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। आर के एग्जाम में सर जो सर ने पढ़ाया था डाटा तक मैच किया था और क्वेश्चन में। जी सर, अभी हमने यूपीपी का पढ़ाया हुआ था, यूट्यूब पे भी क्लासेस थी, और आप ऐप पे भी पढ़े थे सर। और इत्तेफाक कहिए या लगन कहिए, हमने पढ़ाया और ब्लड रिलेशन के सवाल हूबहू मिले हैं। मैं आपको क्लासरूम में दिखाऊंगा, नाम भी सर एग्जैक्ट, और कोई डाटा। एक मिनट, ये लीक वाली गैंग में तो नहीं थे? अरे सर, ये डाउट है भाई जी। देखिए फिर से डिस्क्लेमर, इनका लीक से कोई संबंध नहीं था। यार गजब आदमी है यार। हम लोग मेहनती लोग हैं सर। अच्छा हाँ। इतना मेहनत किए कि पेपर वाले के दिमाग में पहुंच गए कि सुनो, नाम राम रहना चाहिए, नाम सुरेश रहना चाहिए। सर डराइए नहीं, पता चले रडार पे हम लोग आ गए। नहीं ऐसा नहीं। अच्छी बात है, बहुत अच्छे से मेहनत की ये है भाई। मेहनत है प्रीवियस ईयर का पढ़ाने का, और इतने दिनों से इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो ये हो जाता है। तो आपने हमारी पूरी टीम देख ली। हम लोग पूरे 3 घंटे भी बैठ के ऐसे बातें कर सकते हैं। हम मतलब पसंद हमें बातें करना ही है, सिलेबस सीख के पढ़ाना शुरू कर दिए, यही सब हमारी विशेषताओं में से एक है। तो इसी के साथ आज के सेशन को यही विराम दिया जाता है। तो ऐसे ही आपको अपडेट मिलते रहेंगे सिलेबस का। टीम बहुत अच्छे से काम करने वाली है, बेफिक्र रहिए, बिंदास रहिए। और मैं आप लोगों को आपके सेशंस के बीच बीच में 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में आकर के आपसे आपके फीडबैक, आपका दुख सुख, आपका मोटिवेशन बढ़ाने का काम करता रहूँगा। ये मैं पहले ही बता देता हूँ, चाहे आप कोर्स खरीद रहे हैं, खरीद चुके हैं, नहीं खरीद रहे हैं, मुझे इस बात से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मुझे सच बोलना पसंद है और इसीलिए आपके सामने आज इतने सालों से सर्वाइव कर रहा हूँ। मैं हर बैच में हर सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं जा सकता, ये कटु सत्य है। अगर आप में से कुछ लोग डिमांड करते हैं नहीं सर आप ये सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए, मैं पहले ही मना कर देता हूँ। बेहतर है कि कोई टीचर आपको ऐसा मिल जाए जो 16 की 16 सब्जेक्ट पढ़ा सके, आप उसके पास चले जाएं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे इतना कृतार्थ भी ना करें कि सर सोचिए मैं आपके लिए आ गया था, नहीं, क्योंकि समय सीमित है, मेरे पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मेरे छोटे भाई बहन आज आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनको मार्गदर्शन देना है, खुद की क्लासेस लेनी है, और भी जो जिम्मेदारियां हैं मुझे निभानी है, टीम को मैनेज करके चलना है। लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि ये जो टीम है ना, ये किसी भी पल पीछे नहीं हटेगी। मेरा विज़न, मेरा आइडिया टीम का आइडिया बन चुका है, और ये सब लोग उसी ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं। तो एक बार टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जहां आप लोग बैठे हैं वहां भी कर दें। चलिए, थैंक यू सो मच।